हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा चैप कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। आप सभी को पता होगा कि इस वन शॉट सीरीज में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ, चाहे वो आरबीडब्ल्यूएम का हो चाहे वो पीपीवी का हो, और जिससे जैब एग्जाम्स में आपके रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो गाइस, आज के सेशन को हम यहीं पे प्रोसीड करते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 10 देख लिया था। आज टाइम आ गया है कि मॉड्यूल ए का चैप्टर 11 हम खत्म कर दे। अगेन सीएमएस जो है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन नवंबर 2025 में भी इससे क्वेश्चंस देखने को मिले थे और अक्टूबर 2023 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चंस आए हैं तो डेफिनेटली हमको इस चैप्टर को भी डिस्कस करना होगा, राइट? तो कैश मैनेजमेंट सर्विस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो फटाफट से समझेंगे कि कैश मैनेजमेंट क्या है, क्यों लाया गया, क्या पहले प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से कैश मैनेजमेंट सर्विस को लाना पड़ा। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। गाइस, किन के लिए फ्रूटफुल होने वाला है? तो जो लोग भी जैब के एग्जाम्स दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। तो अगर आप देखना चाहो तो आप बिल्कुल देखेंगे। अब हम समझते हैं कैश मैनेजमेंट के बारे में। कैश मैनेजमेंट क्या होता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी ना सेल कर रही है गुड्स। गुड्स को सेल कर रही है। कहां पे सेल कर रही है? तो दिल्ली में सेल करती है इस गुड्स को, मुंबई में कर रही है और चेन्नई में। तो तीन जगह पे यहाँ पर कंपनी अपने गुड्स को सेल कर रही है। नाउ, पहला स्टेप इसका क्या होगा कि जब ये कंपनी गुड्स को सेल कर रही है, इस केस में जो भी मनी होगा वो कलेक्ट करेगी फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर्स फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशंस। तो मनी को कलेक्ट करेगी यहाँ पे कस्टमर से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, जो तीन लोकेशंस पे उन्होंने गुड्स को सेल किया है। तो पहला काम इनका होगा मनी को कलेक्ट करना। दूसरा काम होगा इसी मनी को ये ट्रांसफर करेगी। कहां? तो जो भी कंपनी का अपना खुद का हेड ऑफिस अकाउंट होगा उसमें इसको ट्रांसफर करेगी। तो हेड ऑफिस अकाउंट में इस मनी को ट्रांसफर करेगी। और तीसरा, इसी मनी का इस्तेमाल करेगी पेमेंट करने के लिए। किसको? तो सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, रेंट वगैरह पे करने के लिए, सप्लायर्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कैश मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये जो इंटायर प्रोसेस हो रहा है ना गाइस, इसी को हम कैश मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन यहां पर समझेंगे कि कैश मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ कैश, कंसंट्रेशन ऑफ कैश एंड डिसबर्समेंट ऑफ द कैश। जो हमने यहां पर देखा, सबसे पहले हमने कलेक्ट किया कैश को, देन कॉन्सेंट्रेट किया कैश को, ठीक है, कंसंट्रेट किया एक जगह पे, एंड देन इसका डिसबर्समेंट किया। तो ये आपको ऑल्सो हेल्प करता है मेंटेन करने में एडिक्वेट लिक्विडिटी को। कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को बैलेंस करने में कैश मैनेजमेंट काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर हम समझेंगे कि कोई कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपीस है, ठीक है, उसके कंपनी के अकाउंट में। नाउ, अब अगर उसके पास कैश मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, तो जब किसी कंपनी के पास कैश मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं होता है और दो उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, स्टिल वो टाइम पे चीजें नहीं कर पा रही है, यानी कि वेंडर को टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रही है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइमली नहीं दे पा रही है, तो इससे क्या होता है, एक कंपनी को बड़ा नुकसान होता है। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास कैश मैनेजमेंट की सर्विस है, आपने कैश मैनेजमेंट की सर्विस ले रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो भी अमाउंट है, जैसे 10 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, तो इजिली जो है टाइमली यहां पर कितना कैश फ्लो करना है, इनफ्लो कितना करना है, आउटफ्लो कितना करना है, ये सारी चीजें आप इजीली यहां से मैनेज कर सकते हो। टाइमली आप अपने वेंडर को पेमेंट कर सकते हो और टाइमली आप सैलरी भी अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो। तो इसीलिए कैश मैनेजमेंट जो है आपको कैश बैलेंसेस को भी मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और अगर आपका कैश यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो, कैश का बेसिकली जो फ्लो अगर मैनेज हो गया, तो आपका बिजनेस कैसे रन करेगा? स्मूथ ही तो रन करेगा। कैसा रन करेगा? स्मूथ करेगा। ठीक है, तो ये आपको इन सारी चीजों में भी हेल्प करता है। नाउ, कैश मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैश के फ्लो के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो ना कोई कंपनी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, वो अपने डेटा में दिखा रही है, अपने शीट पे दिखा रही है कि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन वो वेंडर को पे नहीं कर पा रही है, वो अपने सैलरी एम्प्लॉय को टाइमली नहीं दे पा रही है, तो भाई काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इनका बिजनेस भी स्लो हो रहा है, प्रॉफिट पे भी इनके फर्क पड़ रहा है। तो आप देखोगे कि विदाउट कैश मैनेजमेंट एक बिजनेस को खुद को रन करना, उनके कैश को मैनेज करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कैश मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उनके कैश के फ्लोज को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इसका कि ये आपकी लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करता है।
फ्लो ऑफ फंड को इंप्रूव करता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और बिजनेस अगर आपका स्मूथ हो गया तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपके कैश मैनेजमेंट के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन द कैश मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों भाई, क्यों डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, क्यों आज के डेट में आरबीआई भी इस पे ज्यादा फोकस करती है? तो देखिए समझिए, पहले क्या होता था ना कि अगर आप आइडली, कोई एक कंपनी है आइडली अपने बैंक अकाउंट में कैश को रखती है, कंपनी के बैंक अकाउंट में अगर वो कैश को रखती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, उसके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, आइडल रखा हुआ है। आइडल कैश का क्या मतलब होता है? ये वैसा मनी है, ना तो आप इसका पेमेंट के लिए और ना तो आप इसका इन्वेस्टमेंट, किसी भी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो। पहले प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन जब से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को जैसे ही इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब कंपनीज को यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस होता है। कैसे? तो देखिए, 10 करोड़ कंपनी के बैंक अकाउंट में है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बैंक आपको चार्ज कर रही है 7%, तो एवरी ईयर आपको यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? 70 लाख रुपए का गाइस यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अब इस केस में आप क्या देखोगे कि अब जब इस तरीके के लॉसेस 70 लाख का यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ, तो नाउ अब कंपनी केयरफुली अपने कैश को मैनेज कर रही है। और ये जो चीज हुई ना, इंटरेस्ट जो इंक्रीज हुआ, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस कैश मैनेजमेंट का बढ़ा दिया। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी आ गई है आज के डेट में, आप देखो कि आपके पास काफी सारे एआई आ गए हैं, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसकी वजह से भी आपकी कैश मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट और इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ने लगी। तो नीड कैसे पड़ी कैश मैनेजमेंट सिस्टम की? आज के डेट में देखोगे बहुत सारे जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट्स है, जैसे टाटा ले लो, ठीक है, आईबीएम ले लो, ये सब क्या है? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में इनकी कंपनीज होती है, ठीक है। तो अब इनको मनी को रिसीव करना फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, या पेमेंट करना इन द डिफरेंट सिटीज काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी थी, जिसकी वजह से आपके कैश मैनेजमेंट सिस्टम की नीड और ज्यादा बढ़ती चली गई। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि कंपनीज को, एक कंपनी को ना बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन करने पड़ रहे थे इस केस में, ठीक है। तो अब मान लो कि मुंबई के ब्रांच में कंपनी के पास 50 करोड़ रुपीस है, जो कि सरप्लस अमाउंट में है, और अगर चेन्नई की बात करें तो वहां पे 50 लाख है, तो डिफिसिट में है, ठीक है। तो इस तरीके के इम्बैलेंस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो काफी ज्यादा इम्बैलेंस या अनइवन था। तो कंपनीज को चाहिए था कि एक ऐसा सिस्टम आए जिससे क्विकली वो जब चाहे, जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो, वो मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम सरप्लस से डेफिसिट में, ठीक है। तो उसके लिए आपके सीएमएस की नीड बढ़ गई, ठीक है। तो बैंक्स बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करती है? एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है और ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है थ्रू सीएमएस, जिससे जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं से कहीं भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि किसी भी कॉर्पोरेट्स के, ऑर्गेनाइजेशंस को लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंटली इंप्रूव करने के लिए कैश मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई। नाउ अब आपने देखा यहाँ पर कि कंपनीज को, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे थे और क्यों आपके कैश मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। नाउ यहाँ पर आरबीआई ने देखा कि भाई इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो पेमेंट सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो पेमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबीआई ने काफी सारे सेवरल इनिशिएटिव्स लिए थे। कब? 1980s में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि हमको स्ट्रॉन्गर करना है अपने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को, ठीक है, सो दैट ये हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करे। हमने आरबीडब्ल्यू में पढ़ा था कि किस तरीके से अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होती है तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक भी बूस्ट करता है, राइट। तो इकोनॉमी का ग्रोथ और एक बैंकिंग सेक्टर का बूस्ट होना, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर इकोनॉमी के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अपने किस तरीके से हम पेमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके लिए आरबीआई ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें से कुछ मेजर पेमेंट जो सिस्टम डेवलप किया गया वो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। एक था कंप्यूटराइज्ड सेटलमेंट ऑफ द क्लियरिंग ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर आपका जो चेक का क्लियरिंग है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ऑनलाइन आपका चेक का क्लियरिंग
जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं कंप्यूटराइज सेटलमेंट ऑफ द क्लियरिंग ट्रांजेक्शंस। तो आज आपने चेक के लिए क्लियरिंग दी और आज ही आपका सेटलमेंट हो गया। तो मैनुअल काम से तो ये आपका मैनुअल में आपको ज्यादा टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉनिकली किया तो तुरंत आपका हो गया। एक आया फिर MICR टेक्नोलॉजी आया। तो MICR टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि जो चेक्स वगैरह थे वो फास्टर और एरर फ्री चेक की यहाँ पर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इंटरसिटी क्लियरिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर RBI के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर फास्ट आप देखोगे कि यहाँ पर फास्टर क्लियरिंग होने लगी। ठीक है, बिटवीन द इंटरसिटी सिटीज के अंदर फॉर द लार्ज अमाउंट के लिए आपकी फास्टर जो है इंटरसिटी क्लियरिंग फैसिलिटीज आ गई। हाई वैल्यू क्लियरिंग फैसिलिटीज भी आपको आ गई। यही लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपकी फैसिलिटीज है, वॉल्यूम्स ऑफ चेक्स होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप इजिली यहाँ पर क्या कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। ECS आ गया तो चीजें ऑटोमेट हो गई। जो भी आपके रिपीटेटिव टास्क थे उसको ऑटोमेट करने के लिए ECS आ गया। नेफ्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट कर सकते हो 24/7। RTGS आ गया, अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए आ गया। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट आ गया, तो जो भी आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हो। चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया, जिसमें अब आप फिजिकल चेक का मूवमेंट ना करके इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्कैन करके आप इजिली जो है कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक और जो भी आपका बेनिफिशियरी का बैंक होता है उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो फिजिकल मूवमेंट स्टॉप हो गया यहाँ पे, जैसे इजिली और ज्यादा ट्रांजेक्शंस होने लगे। ग्रीड बेस्ड आपका क्लियरिंग सिस्टम आ गया। इन्फिनिट आ गया गाइस, यहाँ पे इन्फिनिट आ गया जहां पर सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकता है बैंक। तो सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द बैंक्स आ गया। नैश आ गया। ठीक है, आपको नैश भी मैंने RBWM में पढ़ाया है। UPI बेस्ड आपका पेमेंट सिस्टम आ गया। तो इस तरीके के जो है पेमेंट सिस्टम को RBI के द्वारा डेवलप किया गया, ताकि हमारे पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा स्मूथ बनाया जाए, स्ट्रेंथन बनाया जाए। नाउ और भी एडवांस आपके सिस्टम्स आए जो सपोर्ट करती है CMS को, जैसे कि है पहला आपका CFMS, सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैंक को हेल्प करती है मैनेज करने में फंड को सेंट्रली। ठीक है, तो बैंक इजिली यहां पर मॉनिटर कर सकती है लिक्विडिटी को, सारे ब्रांच के लिक्विडिटी को एट वन प्लेस इजिली कंट्रोल कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, मैनेज कर सकती है। फिर आया SSS, सिक्योरिटी सर्विसेज सिस्टम। तो ये जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए लाया गया। फिर आया आपका SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। तो वन बैंक से अनदर बैंक में जो फाइनेंशियल मैसेजेस होते हैं उसको सिक्योरली मैसेजिंग करने के लिए SFMS को लाया गया इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपने RBWM में पढ़ा है। तो इस तरीके के एडवांस भी आपको सिस्टम सपोर्टिंग CMS जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट इन बैंक। तो बैंक्स के लिए क्या क्या इसका बेनिफिट हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पर बैंक्स के लिए CMS का। तो देखिए, जब से डीरेगुलराइज किया गया, पहले तो अर्ली चलते हैं। पहले क्या होता था, बैंक के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ लोन ही हुआ करता था। लोन ही है जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था बैंक के लिए। ठीक, अब आप देखोगे जिस तरीके से चीजें डीरेगुलराइज्ड की गई है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, अब फिनटेक कंपनीज आ गई है, NBFCs आ गए हैं, जो आप ही की तरह यानी कि बैंकिंग की सर्विसेज अब कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो अर्लियर जो बैंक के लिए एक मात्र सोर्स था लोन, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर पाता था, अब वो तो फेल हो गया। अब बैंक को यहाँ पर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आजकल फिनटेक NBFCs भी आप ही की तरह फैसिलिटीज दे रही है, राइट। तो बैंक ने यहां पर क्या किया, शिफ्ट किया। कहां से कहां शिफ्ट किया, तो बैंक ने यहां पर इंटरेस्ट इनकम से फी बेस्ड इनकम की तरफ यहां पर शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो फी बेस्ड इनकम जो CMS है ना, आपका फी बेस्ड इनकम होता है। कैसे, तो कंपनीज जो है CMS की सर्विस आपसे लेने आती है फॉर द वेंडर पेमेंट्स या सैलरी पेमेंट्स के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके की फैसिलिटीज के लिए। तो आप हर महीने ना जो आप CMS के सिस्टम दे रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर मंथली चार्ज करते हो उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो ये आपका फी बेस्ड इनकम होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनीज जो है इंटरेस्ट लोन तो एसेट्स तो बिगेस्ट रेवेन्यू है ही बैंक के लिए, लेकिन इसके अलावा भी अब क्या कर रही है, वो फी बेस्ड इनकम पे भी ज्यादा फोकस कर रही है। रीजन क्या था, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना था। ठीक है, जिस तरीके से बाकी जितने भी नॉन बैंक्स है जो बैंक में इंटर कर चुके हैं, तो उसकी वजह से बैंक का एक जो ट्रेडिशनल स्कोप था अर्न करने का, वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिजनेस से बन पाता है। देखिए, अब कोई क्लाइंट है, कोई कंपनी है, बैंक से CMS की फैसिलिटीज लेती है। ठीक है, तो जब बैंक से CMS की फैसिलिटी लेती है फॉर सैलरी पेमेंट या वेंडर पेमेंट्स के लिए, तो आप देखोगे कि जो ये कंपनी है पर्टिकुलर, वो पूरी तरीके से बैंक पे डिपेंडेंट हो जाती है। हर एक
कैश मैनेजमेंट के लिए। तो अब आप देखोगे कि एक अच्छा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप एक कंपनी के साथ मेंटेन कर पाते हो अपने क्लाइंट के साथ। और यहाँ पर आपको एक स्टेबल और स्टीडी रेवेन्यू भी देखने को मिलता है। मैंने कहा हर महीने आपको सीएमएस के थ्रू फी बेस्ड इनकम अर्न होता है। तो बैंक्स के लिए तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ना सीएमएस, है कि नहीं? तो देखिए यही चीज लिखी हुई है कि बैंक के लिए क्या क्या यहाँ पर जो है बेनिफिट्स है। तो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिजनेस के साथ बन पाता है और स्टीडी यहाँ पर रेवेन्यू होती है बैंक की। ठीक है, चलिए नाउ अब हम टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ये जो कैश मैनेजमेंट होता है ना, कौन कौन बैंक्स आपको प्रोवाइड करती है? तो गाइस जितने भी कैटेगरीज के बैंक हैं इंडिया में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्मॉल फाइनेंस हो, पेमेंट हो या फॉरेन बैंक्स हो, हर तरीके के बैंक्स आपको कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के कैश मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं गाइस? तो आपको कैश कलेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, घर बैठे बैठे, कंपनी में बैठे बैठे आपके कैश कलेक्शन की सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करती है। अब जैसे मान लो ना कोई एक रिटेलर है, ठीक है, अब इसकी ना 20 शॉप है, ठीक है, पूरे सिटी में उसकी 20 शॉप है, तो डेली वो अपने शॉप के स्टाफ को बैंक में भेजे, उससे अच्छा है तो बैंक यहाँ पर कैश पिकअप वैन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इस तरीके के वेंडर्स को, इस तरीके के जो रिटेलर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर बैंक का कैश पिकअप वैन जाता है, वो कलेक्ट करता है मनी को और सिक्योरली डिपॉजिट कर देता है कंपनी के जो भी अकाउंट्स होते हैं। तो अब आप क्या देखोगे, ये काफी ज्यादा जो है सेफ हो गया उस कंपनी के लिए। ठीक है, सिक्योर हो गया, रिस्क फ्री हो गया, क्योंकि बैंक खुद आ रही है कैश को कलेक्ट करने के लिए। ठीक, दूसरा होता है डायरेक्ट क्रेडिट फंड ट्रांसफर। तो बैंक जो है ना यहाँ पर कंपनीज को हेल्प करती है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एक साथ मल्टीपल लोगों को पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेंडर्स को पे करना है तो एक बार में आप मल्टीपल पीपल्स को पे कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, चलिए चेक डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉइंग अरेंजमेंट। तो बैंक यहां पर इशू करती है डिमांड ड्राफ्ट और चेक ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर नेफ्ट की पेमेंट की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट्स करते हो। रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड चेक कलेक्शंस की फैसिलिटीज देती है। तो बैंक यहां पर ना हेल्प करती है कंपनीज को कलेक्ट करने में मनी को फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर से मनी को कलेक्ट करने में थ्रू क्लियरिंग यहाँ पर बैंक हेल्प करती है, चाहे वो आपका लोकल क्लियरिंग हो या अप कंट्री या इसको आउट स्टेशन क्लियरिंग कहते हैं। तो किसी भी तरीके का क्लियरिंग हो, बैंक यहाँ पर कंपनी को हेल्प करती है उनके मनी को कलेक्ट करने में फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे चाहे वो लोकल हो चाहे वो अप कंट्री हो, क्लियरिंग दोनों में ही बैंक यहाँ पे हेल्प करती है, इसीलिए रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और चेक कलेक्शंस बोलते हैं इसको। ठीक है, नैश पेमेंट की फैसिलिटीज देती है, जहां पर आपका जो भी रिपीटेटिव या रेकरिंग जो भी आपके पेमेंट्स होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली यहां पर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी फैसिलिटीज दे रही है गाइस। ऑटो स्विपिंग की फैसिलिटीज दे रही है। ऑटो स्विपिंग का मतलब है कि अगर आपके एक अकाउंट में सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, तो उसको मूव करना ऑटोमेटिकली टू अनदर अकाउंट्स जिसमें आपको एक इंटरेस्ट अर्न हो। ठीक है, तो इस तरीके की भी फैसिलिटीज आपको देती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आपके सरप्लस अमाउंट है तो। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑफर्ड किए जाते हैं बाय द बैंक टू देयर कस्टमर्स। चलिए अब क्या क्या चैलेंजेस देखने को आते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, क्लाइंट लाइन ऑफ एक्टिविटी होता है। अब यहाँ पे बैंक सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम नहीं करती है गाइस, यहाँ पर उनको स्ट्रेटजी पार्टनर की तरह काम करना होता है। तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए सीएमएस बनाते हो, तो सबसे पहले तो हर क्लाइंट सेम नहीं होता है, तो आप एक ही सीएमएस बना करके एक ही सॉफ्टवेयर बना के सबको नहीं पिच कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर भी सेम चीज है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कोई भी सीएमएस की फैसिलिटीज उनको दे रहे हो, उनके लिए बना रहे हो, तो उस केस में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का वो कंपनी बिजनेस करता है, किस तरीके की अकाउंटिंग है, किस तरीके से वो अकाउंटिंग अपने मैनेज करते हैं, कितना मनी फ्लो होता है इनके पर्टिकुलर बिजनेस में। तो हर एक चीज एज अ स्ट्रेटजी पार्टनर आपको यहाँ पर देखना होता है और बैंक को यहाँ पर डिजाइन करना पड़ता है सीएमएस सॉल्यूशन फॉर ईच। हर के लिए आपको एक सीएमएस सॉल्यूशंस बनाना पड़ता है, तो ये एक चैलेंज देखने को मिलता है। दूसरा है प्रोविजन ऑफ अदर एडवाइजरी सर्विसेज टू द क्लाइंट, यानी कि वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात की जा रही है। तो क्लाइंट आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप सिर्फ सीएमएस की फैसिलिटीज कैश मैनेजमेंट ही करो, इससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी आप उनके सॉल्व करो और साथ के साथ इनको एक बेटर एडवाइस भी प्रोवाइड करो। तो ये भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर होती है। तो बैंक यहाँ पर एज अ एडवाइस गाइड काम करती है। ठीक है, डिसीजन रिगार्डिंग सोर्सिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर।
अब जब सीएमएस की सॉफ्टवेयर बैंक बनाती है, तो यहाँ पर बैंक को डिसाइड करना होता है कि वो बिल्ट इन यानी खुद ही बनाने वाले हैं ये लोग इंटरनली, ठीक है, या आउटसोर्स करने वाले हैं या वेंडर्स को देने वाले हैं। तो उस केस में आपको काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है जब आप आउटसोर्स करते हो, थर्ड पार्टी को देते हो तो, ठीक है, रिस्क कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लगती है, तो ये एक चैलेंजेस आता है। स्पेशल कंसिडरेशन टू द स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अब क्या होता है ना कि जो इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर स्मॉल मीडियम कंपनीज जो हैं आज के डेट में उनको भी सीएमएस की रिक्वायरमेंट होती है। अब कस्टमर्स को जब आप स्मॉल मीडियम अगर कंपनीज है तो समझ लो कि उनकी अर्निंग इतनी होती नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे फॉर द सीएमएस, तो वो चाहते हैं कि कम रेट में अफोर्डेबल आप यहाँ पर एक सीएमएस बना दो, अफोर्डेबल सीएमएस बना दो, है ना। तो यहाँ पर भी आपको बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक को यहाँ पर सीएमएस को स्केल डाउन करना पड़ता है, सीएमएस के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज आता है। कोऑर्डिनेशन विद द क्लाइंट्स टीम। अब आप किसी कंपनी के लिए सीएमएस बना रहे हो तो आपको उनके जितने भी टीम मेंबर होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग टीम है, अकाउंटिंग टीम है, उनकी फाइनेंस टीम है, आईटी डिपार्टमेंट है, हर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जहां लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आया सीएमएस फेल हो जाना है, ठीक है। तो आपको सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना वो भी एक चैलेंज है। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब क्योंकि सीएमएस के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर फ्रॉड के, हैक के, इन सब के चांसेस गाइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल रिलायबिलिटी। तो जो भी आपका सीएमएस सिस्टम होता है ना वो एक्यूरेटली वर्क करना चाहिए, ऑन टाइम वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबल और सिक्योर होनी चाहिए। अदरवाइज एक छोटा सा डिले, वन स्मॉल डिले कैन कॉज अ बिग लॉस, कैन कॉज अ बिग लॉस। एक छोटा सा डिले बहुत बड़ा लॉस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे भी चैलेंजेस यहाँ पर बैंक्स को काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं इन कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आया है तो अब फटाफट ना हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। आपका चैप्टर भी इतना ही छोटा था गाइस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच रिस्क इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कैश मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके के आपको रिस्क देखने को मिलते हैं। चीजें ऑनलाइन हो गई है गाइस, उसकी बात की जा रही है। तो क्या क्रेडिट रिस्क देखने को मिलता है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल एंड सिक्योरिटी रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑपरेशनल और सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कैश कलेक्शन सर्विसेज। तो बेनिफिट्स कौन सा नहीं है, सिक्योरिटी, इंक्रीज्ड इफिशियंसी, रिडक्शन इन द कॉस्ट और इंक्रीज इन एनपीए। थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए कैश कलेक्शन सर्विसेज जब हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई ना गाइस, सिक्योर हो गया वो, ठीक है। इफिशियंसी और ज्यादा बढ़ गई, कॉस्ट में रिडक्शन हो गया। तो दिक्कत कहां आ रही है, इंक्रीज इन एनपीए। ये गलत है ना, इंक्रीज इन एनपीए थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट तो नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच सीएमएस सर्विस हेल्प्स इन अ पीरियोडिक रिसिप्ट और डिसबर्समेंट। पीरियोडिक रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट की बात की गई है, ऑटो स्वीपिंग बोलते हैं इसको, या ईसीएस नैश पेमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, कैश डिलीवरी सर्विस या क्लियरिंग सर्विसेज। तो किसकी बात कर रहा है गाइस, जो पीरियोडिक आपका रिसिप्ट और डिसबर्समेंट में हेल्प करता है। तो ये तो आरबीडब्ल्यू में भी आपने पढ़ा था, ईसीएस और नैश के बारे में पढ़ा है कि नहीं। ऑटोमेटिकली पीरियोडिकली आप पेमेंट कर पाते हो, ठीक है, बल्क कलेक्शन और बल्क पेमेंट्स को रिसीव करना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए, विच सर्विस हेल्प कॉर्पोरेट्स इन मिनिमाइजिंग द ऑपरेशनल रिस्क एंड कॉस्ट। अब इसमें से कौन सा सर्विस जो है हेल्प करता है रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को और कॉस्ट को मिनिमाइज करने में। बहुत आसान है, एक कंपनी के लिए यहां पर पूछा जा रहा है, कंपनी के कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। ऑटो स्वीपिंग, ऑटो स्वीपिंग में क्या होता है, जो भी आपका सरप्लस अमाउंट होता है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है अनदर अकाउंट में और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। चलिए ईसीएस और नैश में क्या होता है गाइस, तो जो भी आपका बल्क पेमेंट होता है, रिपीटेटिव जो भी टास्क होता है, बल्क पेमेंट करना, ठीक है, तो कलेक्ट करना या पे करना, दोनों के केस में आप ईसीएस और नैश का इस्तेमाल करते हो। नेफ्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिकली पे करना होता है, ठीक है, तो इसके लिए आप नेफ्ट का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, नेफ्ट का इस्तेमाल करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैश कलेक्शन सर्विस। मैंने आपको बताया था कैश कलेक्शन सर्विस में क्या होता है, बैंक यहां पर कैश पिकअप वैन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, सो दैट कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, उनके कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए और उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज किया जाए, जो कि मैंने आपको बताया ही था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपके एक और क्वेश्चन करते हैं, नैश पेमेंट फैसिलिटी इज बेस्ट सुटेड फॉर, किसके लिए बेस्ट होता है, वन टाइम हाई वैल्यू पेमेंट के लिए, या फॉरेन रेमिटेंस के लिए, पीरियोडिक एंड रिपीटेटिव पेमेंट्स और रिसिप्ट के लिए, या चेक ट्रांकेशन के लिए। तो नैश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पीरियोडिक और जो भी आपके रिपीटेटिव पेमेंट्स और रिसिप्ट्स होते हैं उसके लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे, विच कैटेगरी ऑफ द बैंक एक्टिवली प्रोवाइड्स कैश मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया। तो कौन सी कैटेगरी है गाइस इसमें जो एक्टिवली आपको कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस तरीके के बैंक्स होते हैं, कौन सी कैटेगरी होती है, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओनली फॉरेन बैंक्स, या ऑल कैटेगरी ऑफ बैंक। मैंने आपको बताया है कि जितने भी तरीके के बैंक्स हैं, हर कैटेगरी के बैंक, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, किसी भी प्रकार के बैंक हो, सभी आपको सीएमएस की फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 यहीं पे खत्म हुआ। अब हम सैटरडे को चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे, वो भी एक ही पार्ट में आएगा, वो भी छोटा सा आपका टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं कि जिन लोगों को भी पेड बैच की रिक्वायरमेंट है गाइज, ऑलरेडी मैंने आपके लिए पेड बैच लॉन्च कर दिया है पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम का। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप इसको एनरोल कर लीजिए। 2 फरवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। किन्हीं को पीपीबी पढ़ना है तो आप पीपीबी के भी बैच ले सकते हो, अगर किन्हीं को आरबीडब्ल्यूएम पढ़ना है तो आरबीडब्ल्यूएम का भी बैच ले सकते हो। ठीक है, कैसे इनरोल करोगे, कैसे रजिस्टर करोगे, मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, पीडीएफ्स में भी मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हर जगह मैंने ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक प्रोवाइड किए हैं, सो दैट आपको अगर पढ़ना हो तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगी कैसे आप इनरोल करने वाले हो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। गाइस 2 फरवरी से अगर आप चाहते हो कि सिंगल अटेम्प्ट में आपको जैब एग्जाम्स को क्लियर करना है, रिग्रेट नहीं करना चाहते, तो गाइस ये एक तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो आप पे कर रहे हो ना, दिस इज लाइक योर करियर इन्वेस्टमेंट। करना चाहो तो कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि मेरे क्लासेस आपको वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड करते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आपको सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप देख सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट में भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए, नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पे पीडीएफ मिलता है, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी 24/7 कनेक्टेड हो कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। गरिमा चैप के चैनल से जुड़े रहिए, आने वाले टाइम में काफी सारे आपको मैथ सेशंस मिलने वाले हैं गाइस, तो बी रेडी फॉर दैट। इसके लिए आपको जैप कैप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपकी तरह जितने भी बैंकर्स हैं या जो भी आपके कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या कोई डीबीएफ के पेपर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो गाइज आप उनको मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह इस प्लेटफॉर्म का वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही है गाइज। इस दिए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी डाउट होगा तो। साथ के साथ कमेंट सेक्शंस में फीडबैक भी देने हैं, कोई डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछो गाइज, लेकिन अपने डाउट्स को जरूर क्लियर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है गाइज। मिलते हैं कल हम लोग आरबीडब्ल्यूएम की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।